सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। मैंने आपको अंग्रेजी के ग्रामर को शुरू किया था और अंग्रेजी के ग्रामर में मैंने आपको सबसे पहली बात यही बताई थी कि सबसे पहले जब आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी के ग्रामर की शुरुआत हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से किए थे और इसके पहले 3 क्लासेस अपलोड की जा चुकी है, जिसमें पहले क्लास के ही अंदर मैंने आपको बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के जो बेसिक्स होते हैं, लेटर, वहाँ से मैंने बातें आपको शुरू की थी। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपको अंग्रेजी के ग्रामर को पढ़ना है तो अंग्रेजी की ग्रामर की अगर आप पकड़ अच्छी रखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना होता है और मैंने आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये बात बोली थी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं और 8 के सबसे पहले आपको फंक्शन को पढ़ना होता है। गलती हम लोग यही करते हैं कि सीधे सीधे उठा लेते हैं नाउन के चैप्टर को, प्रोनाउन के चैप्टर को और चैप्टर को हम लोग पूरा चैप्टर को ही पढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। आपको सबसे पहले इन सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन जानना चाहिए। अगर आप एक बार फंक्शन को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको ये समझ में आने लगेगा कि किसी भी सेंटेंस में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है उसका वहाँ पे क्या रोल है, मुझे उसको क्यों पढ़ना चाहिए। उसकी गहराई आप जब समझ पाते हो तब आपको दिमाग में उसके सारे कंसेप्ट एक साथ बैठ रहे होते हैं। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करेंगे वर्ब। और इसके पहले मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के फंक्शन आपको समझा दिया था। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का भी फंक्शन बता दिया था। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप वर्ब की बात करें तो वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। यानी अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने की जो बेसिक जरूरत होती है, जो बेसिक यूनिट होता है, वो होता है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट और साथ में उसके होता है वर्ब। तो दोस्तों बिना अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर आपको एक वर्ब लगाना ही पड़ेगा। बिना किसी वर्ब के लगाया किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो ये हमारी बेसिक जरूरत है। तो अगर बेसिक जरूरत ही आपकी तैयार नहीं है तो आप कैसे किसी सेंटेंस को बना पाओगे। तो आज हम लोग समझेंगे। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि आप जब भी कभी कोई आपसे पूछा जाए, कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के अंदर आपको किसी शब्द की प्रोफाइल पता करनी हो, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो आप उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताने से पहले आप क्या चेक करोगे कि उसका उस सेंटेंस के अंदर पोजीशन क्या है दोस्तों, उस सेंटेंस के अंदर उसका पोजीशन क्या है और उस सेंटेंस के अंदर उसका फंक्शन क्या है दोस्तों। अगर आप पोजीशन और फंक्शन को समझते हो तब जाकर के आप उसका एक नाम दे पाओगे उस शब्द का कि ये हमारी फलाना ग्रामेटिकल प्रोफाइल से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेंटेंस, मैं आपको यहाँ लिख करके बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ he runs fast। अब मैं आपसे पूछ दूं ये जो फास्ट है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, या मैं बोलूं he plays होली, वह होली खेलता है with fast color। अब मैं दोनों सेंटेंस में एक शब्द आया हुआ है, कौन सा शब्द है वो, फास्ट। अब मैं पूछ दूं अगर आपसे कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये जो शब्द फास्ट आया हुआ है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से भाग से बिलोंग करता है, तो आपका क्या जवाब होगा। डिफरेंट जवाब हो सकता है। क्यों, मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा फास्ट का पोजीशन चेक करना है। दोस्तों इसकी पोजीशन कहाँ है, ये वर्ब के बाद लगा हुआ है और चूंकि ये वर्ब के बाद लगा हुआ है अब हम चेक करेंगे कि ये काम क्या कर रहा है दोस्तों। तो चूंकि इसकी वर्ब के बाद की पोजीशन है और ये काम क्या कर रहा है, फंक्शन इसका ये है कि इस वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मैं बोलूं ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। मैं आपसे सवाल पूछूं वो कैसे दौड़ता है, तो आप बोलते हो कि वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है मैंने बोला ना, यानी मैं दौड़ने की तरफ ज्यादा मैंने इशारा किया, तो मैं दौड़ने की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसी पॉइंट आउट को ये शब्द इंडिकेट कर रहा है, यानी दौड़ने की तरफ इशारा किया गया। यानी ये जो शब्द है ना दोस्तों ये रन की तरफ इशारा कर रहा है और रन हमारा क्या है, एक वर्ब है। तो जब एक वर्ब की तरफ कोई शब्द इशारा करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे जो फास्ट है हमारा ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास जो सेंटेंस है ही प्लेज होली विद फास्ट कलर। अब यहाँ पे जो फास्ट है दोस्तों इसकी पोजीशन क्या है,
ये कलर के बगल में लिखा हुआ है और कलर हमारा एक नाउन है। इस नाउन के बगल में लिखे होने के वजह से ये जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट कम, ये फर्स्ट जो है इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। वो होली खेलता है विद फास्ट कलर। वह होली कैसे खेलता है? पक्के रंग से खेलता है। तो उस रंग की क्या विशेषता है कि वो रंग गाढ़ा है, पक्का है, छूटने वाला नहीं है। यानी ये जो नाउन है, इस नाउन की खासियत क्या है? इस नाउन की खास बात ये है कि वो रंग जो है फास्ट है। तो ये जो फास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है और इसी वजह से इसको अब हम लोग एडवर्ब नहीं कह सकते, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब की तरफ इशारा करता है या खुद एक एडवर्ब की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फास्ट की बात करूँ तो ये नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। नाउन की तरफ इशारा करने की वजह से इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव। तो आपने इस फॉर्मूला को आपने समझा कि जब भी हमें कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी होगी, हम हमेशा कभी भी डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे, कोई भी चीज रटेंगे नहीं। हम हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर आए हुए शब्द का पोजीशन चेक करेंगे और उसका फंक्शन चेक करेंगे दोस्तों। पोजीशन और फंक्शन चेक करने के बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि फलाना सेंटेंस के अंदर जो शब्द आया हुआ है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आप इस बात को समझ पाए होंगे। मेरे यहाँ इसको बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप ये समझ पाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कभी भी रटेंगे नहीं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी पूछी जाएगी आप उसके अंदर सेंटेंस के अंदर शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करने के बाद ही उसको बताएंगे कि यहाँ पे ग्रामेटिकल प्रोफाइल उस शब्द की क्या है। अब हम लोग समझते हैं आज के क्लास को। ही इज, यहाँ मैंने लिखा था डॉक्टर। कुछ सेंटेंसेस मैंने पहले ही से लिख दिया है। उसके पहले मैं आप सेंटेंसेस को डिस्कस करूं, कुछ वर्ब की जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर वर्ब को काम बोला जाता है। वर्ब क्या मतलब है? किसी भी चीज का होना, किसी भी काम का होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसके डेप्थ में जाएं, इसके गहराई में जाएं, तो हम लोग समझेंगे कि सिर्फ वर्ब किसी भी चीज का सिर्फ काम नहीं होता। कोई भी चीज अगर काम के रूप में दिखाई जाती है तो उसको हम वर्ब कह देते हैं। किसी भी चीज के एक्शन को वर्ब कह देते हैं। तो एक्शन तो होता ही है, उसके अलावा भी क्या क्या होते हैं वर्ब के अंदर, उन सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है वर्ब की डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन में मैंने नहीं लिखा, मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया कि वर्ब का जो फंक्शन होता है वो एक एक्शन वर्ड का भी होता है। ये स्टेट भी बताता है, अवस्था भी बताता है। ये एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ये एक मेन वर्ब भी हो सकता है। मेन वर्ब वो वाला वर्ब होता है जो एक्शन वर्ड होते हैं वो सभी मेन वर्ब के अंदर आ जाते हैं, और कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम नहीं करते। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम नहीं करेंगे उनको भी हम मेन वर्ब बोलते हैं। हम लोग अभी सेंटेंस के माध्यम से सारी बातों को समझेंगे। आगे लिखा हुआ वर्ब ऑफ पोजेशन, ये अधिकार बताने वाले दोस्तों होते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक कार है, उसके पास एक गाय है, उनके पास एक महल है, तो ये सारी बातें क्या है? उनके अधिकार को, हमारे अधिकार को, उनके अधिकार को, इन सभी लोगों के अधिकार को, किसी भी चीज को होल्ड करने के अधिकार को बताती हैं। इनके 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में और पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। ये हैज और हैव जो है ये सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में लिखे हुए हैं, और जो हैड है वो पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। उसी तरीके से एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैंने इसलिए अलग से लिखा है क्योंकि इसकी भी 2 प्रोफाइल होती है दोस्तों। ये एक बार मेन वर्ब का काम करता है और एक बार ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तभी इसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो ये सारी बातें थी एक्शन के रूप में, फंक्शन के रूप में एक वर्ब क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, उन सारी बातों के बारे में यहाँ मैंने लिख दिया है। अब हम लोग समझते हैं सारी चीजों को एक एक सेंटेंस के माध्यम से। पहला सेंटेंस हमने लिखा है दोस्तों, आई वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। आई वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो पहला एक्शन वर्ड, कभी भी कोई वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, ये हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेकअप। वेकअप एक एक्शन है, एक काम है, जागना काम है। यानी मैं 5 बजे सुबह में जागता हूँ, तो ये जो वेकअप शब्द है ना दोस्तों, ये काम है, एक फंक्शन है। तो आप समझ पा रहे हो, एक वर्ब जो होता है वो एक एक्शन वर्ड भी हो सकता है। और एक्शन वर्ड के साथ आपको क्या बात है याद रखनी है, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उनके वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? फॉर्म्स। जैसे आप कहते हो ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म।
यानी आई वेक अप का अगर ही लिखा रहता तो ही वेक्स अप हो जाता। ही चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो ही के साथ हम लोग वेक न लगा करके क्या लगा देते, वेक्स हो जाता है यहाँ पे। यानी आप देख पा रहे हो कि इसकी फॉर्म जो भी इसका स्वरूप है वो चेंज हो रहा है। तो जिसके ऐसे सभी वर्ब जिनका स्वरूप आप बदल सकते हैं उसमें सभी शब्द एक्शन वर्ड की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, एक्शन वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान देना, मैंने मेन वर्ब इसका नाम नहीं लिया है ना, मैंने बोला एक्शन के काम में आते हैं। एक्शन को मेन वर्ब भी बोला जाता है लेकिन 90% केसेस में बोला जाता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे मेन वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो ये क्या है, हमारा एक एक्शन वर्ड है। आई वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ। ये जो जागने का काम है ये एक फंक्शन है, ये काम है, और काम होने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड के साथ आपको और क्या बात याद रखनी है कि एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं उनके कुछ फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है जिसको आप थर्ड फॉर्म बोलते हो। दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे बताया कि वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल को जब ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। अगला शब्द है हमारे पास, तो हमने पहला ये समझ लिया कि ये एक एक्शन का काम करता है, इसको हम टिक कर देते हैं। फिर अगला लिखा हुआ हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब जो होता है वो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, किसी चीज के होने की अवस्था को बताता है, यानी स्टेटिव वर्ब हम उसको बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, अब हम लोग इसको समझते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब किसी भी चीज की होने की दशा या अवस्था। जैसे दोस्तों मैं अगर बोलूं कि मैं फूल महकता हूं, तो मैं जब फूल महक रहा हूं तो मैं महकने का एक काम कर रहा हूं ना, मेरे अंदर से सुगंध नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक काम को कर रहा हूं। वो काम क्या है, मैं फूल को सूंघ रहा हूं। तो मैं जब फूल को सूंघ रहा हूं तो मेरे द्वारा फूल को सूंघने का काम किया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो स्मेल करना है दोस्तों वो एक एक्शन वर्ड है, क्योंकि मैंने ये काम किया है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि फूल महक रहा है, तो फूल की तो ये खासियत है ना, फूल की ये खास बात है, उसके अंदर ये भगवान ने उसको ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा उसका डिजाइन है कि वो महकता है, उसका एक नेचर है महकना। जब किसी अवस्था की बात हो, जब किसी की स्टेट की बात हो, जब किसी की नेचर की बात हो, जब वो काम ना करे, उसका वो खुद का नेचर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट। तो फूल महकता है इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर फूल रखा है, दूसरे फूल वहां से उठ करके अपने डाली में से टूटा और वहां से चल करके गया, नाक निकाला अपना और इसे सूंघ लिया। तो ऐसे तो होता नहीं है। हम अगर मैं वही काम कर रहे हैं तो ये हमने अपने आप को उस एक्शन के अंदर इन्वॉल्व किया, तो तब हम इसको बोलते हैं ये एक्शन है, क्योंकि हमने खुद से वो काम किया है, तब वो एक्शन कहलाता है। लेकिन एक्शन कब नहीं कहलाएगा, जब किसी और चीज के द्वारा वो काम किया जाए जिसकी वो खुद की अवस्था हो, वो एक्शन ना करे, वो अवस्था हो उसकी, तब हम लोग बोलेंगे ये स्टेट है। यहाँ पे आप समझिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज ऑनेस्ट, या ऑनेस्ट या हैंडसम लिखा हुआ है या गुड लिखा हुआ है। ये तीनों क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, ये तीनों हमारे एडजेक्टिव है। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि एडजेक्टिव कब होगा, तो आप समझ पा रहे हैं। ही इज ऑनेस्ट, हैंडसम या गुड लिखा हुआ है, ये तीनों एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ही की खासियत बता रहे हैं। किसी की खास बात ये हो सकती है कि वो इंसान ईमानदार हो, वो इंसान हैंडसम हो, या वो इंसान अच्छा हो, ये किसी की खास बात हो सकती है दोस्तों। लेकिन कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो वो उसकी खासियत थोड़ी है, ये उसकी क्वालिटी तो नहीं है। हम उसको एक नाम दे दिए, कोई प्रोफेशन की वजह से मैंने उसको एक नाम दे दिया। अगर कोई इंसान पढ़ा रहा है तो पढ़ाना उसकी खासियत नहीं है, पढ़ाना उसका एक जॉब है, उसके वजह से उसको एक नाम दे दिया गया, उसका एक नाम है टीचर। ऐसे सभी लोग, जितने लोग पढ़ाते हैं, उन सभी का नाम एक कॉमन टर्म में क्या बोला जाता है, टीचर बोला जाता है। ही इज ऑनेस्ट, हैंडसम या गुड, इन तीनों इस सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द आए हुए हैं, ऑनेस्ट, हैंडसम या गुड, ये किसी की खासियत हो सकती है, किसी का नाम नहीं हो सकता। उसी तरीके से लेकिन यहाँ पे जब डॉक्टर मैंने लिखा हुआ है तो डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, है ना, ये सारे शब्द एक प्रोफेशन के तौर पे काम करते हैं। स्टूडेंट हो गया, ये सारे लोग एक नाम इनको दे दिया जाता है, एक कॉमन क्लास से बिलोंग करने वाले सभी ऐसे लोगों के लिए जो डॉक्टर का काम करते हैं उनको डॉक्टर बोल दिया जाता है। ऐसे कॉमन क्लास से बिलोंग करने वाले ऐसे सभी लोग जो पढ़ने का काम करते हैं उनको विद्यार्थी या स्टूडेंट बोला जाता है। ऐसे सभी लोग जो पढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सारे क्लासेस के लोगों का नाम दे दिया जाता है टीचर। तो दोस्तों ये कोई भी खासियत नहीं है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, एक नाउन है। और नाउन होने की वजह से दोस्तों ये हमारा
ये सब्जेक्ट की जानकारी को चूंकि पूरा करता है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये बात आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे ये क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। तो जब ये एडजेक्टिव है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इससे जोड़ा जा रहा है, तो इसको आप सिर्फ बोलोगे एक लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो, है ना, लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो, या इसी को आप मेन वर्ब भी बोल सकते हो। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था ना कि मेन वर्ब में कोई एक्शन भी हो सकता है। मेन वर्ब जो होता है, यहाँ पे लिखा मैंने मेन वर्ब। मेन वर्ब दोस्तों एक्शन भी हो सकता है, जैसा कि आपने ऊपर देखा ये एक एक्शन था, वेकअप क्या था, वेकअप एक एक्शन है, तो ये एक एक्शन भी हो सकता है मेन वर्ब। मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब के अंदर ये एक्शन का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो मेन वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है किसी मेन वर्ब की मदद करना। लेकिन चूंकि आप ये बात समझते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेर, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है यहाँ पे। हालांकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब कहने का सेंस सिर्फ मेरा इतना है कि जितने भी इज, एम, आर वगैरह होते हैं, जब भी ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं दोस्तों, उनके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आया है। यहीं पे यहाँ पे सिर्फ एक इज ही आया हुआ है, इसके अलावा क्या कोई यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड आया है? तो आंसर नहीं कि नहीं आया हुआ है। अगर इसके अलावा कोई भी मेन वर्ब या एक्शन वर्ड आ जाता तो ये इसकी मदद कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे ये किसी की मदद नहीं कर रहा है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ मेन वर्ब हो जाएगा। आगे आप देखिए सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज गोइंग। यहाँ पे गोइंग क्या है, गो एक वर्ब है, ये एक्शन है ना। चूंकि ये एक एक्शन है, इस एक्शन की मदद कर रहा है दोस्तों, इसकी मदद कर रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब बोलोगे। लेकिन मैं बोलूँ ही इज अ प्रीस्ट, वह एक पुजारी है, तो ये पुजारी एक नाउन हो गया दोस्तों, जिसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हो। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से ये और ये सिर्फ आपस में जोड़े जा रहे हैं इस की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पे चूंकि कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आया है, एक्शन वर्ड न आने की वजह से इसको आप क्या बोलेंगे, इसको मेन वर्ब बोलेंगे। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जो एक्शन वर्ड होता है वो भी एक मेन वर्ब का काम करता है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। और कभी कभी जो कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अगर उसके साथ कोई मेन वर्ब या एक्शन वर्ड नहीं आया हुआ है तो ये खुद ही अपने आप में मेन वर्ब का काम करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप समझ पा रहे हैं। घर में अगर एक ही लड़का है तो वो लड़की और लड़के दोनों का काम करता है, लेकिन जब लड़का और लड़की दोनों लोग रहते हैं तो कुछ काम लड़की करती है, कुछ काम लड़का करता है, एक दूसरे की जो मदद है वो कर रहा होता है। ये लड़का जो होता है वो रोटी बनाने में लड़की की मदद कर रहा होता है, पूरा रोटी नहीं बनाता, मतलब कहने का, या लड़का जो की मदद लड़की कुछ काम में कर रही होती, पूरा काम नहीं कर रही होती। यानी जब दो वर्ब होंगे तो एक दूसरे की मदद करेगा, वो पूरा अकेले काम नहीं करेगा। लेकिन जब ये एक अकेला ही पूरा आया हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो इसी को हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। यही दोनों काम, यही लड़का लड़की दोनों का काम करेगा। तो आप यहाँ से ये वाला पॉइंट समझ पाए हो, मेन वर्ब कभी कभी एक्शन का भी काम करेगा और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। तो मैं आपको समझा रहा था स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्टेटिव वर्ब। तो यहाँ पे जब इज जो है लिखा है ऑनेस्ट, हैंडसम, गुड, ये क्या है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव को इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जो इज आया वो ये क्या कहलाएगा, स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। ये अवस्था बता रहा है कि कोई व्यक्ति कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है या हैंडसम है, उसकी अवस्था बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगले शब्द में ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कोई अवस्था नहीं है, डॉक्टर कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको मेन वर्ब बोलेंगे या लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, ये जोड़ रहा है इसको। अगला सेंटेंस हमारे पास दोस्तों है द फ्लावर इज स्वीट, फूल कैसा है, फूल मधुर है। तो फूल मधुर है दोस्तों, तो फूल की एक खासियत है ना, फूल मधुर अपने आप में है, तो फूल की एक खासियत है। तो जो यहाँ पे इज लिखा हुआ है दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि फूल की एक खास बात है कि वो क्या है, मधुर है या स्वीट है। तो यहाँ पे स्टेट बता रहा है, इसकी मधुरता की अवस्था को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्टेटिव वर्ब बोलेंगे और ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला हमारे पास सेंटेंस है, तीन के पेयर में हमने लिखा हुआ है द फ्लावर स्मेल्स। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, अब तक तो मैंने इज को बताया कि ये स्टेटिव वर्ब है, अब यहाँ पे समझते हैं द फ्लावर स्मेल्स, फूल महकता है। जब दोस्तों हम लोग ये कहते हैं कि फूल महकता है, मैं समझता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, ये सारी बातें जो है कभी भी आप ऐसे नहीं कहेंगे फूल महक रहा है। जब आप बोलते हो फूल महक रहा है
तो इसका मतलब हो गया कि फूल उठा कहीं गया दूसरे फूल के पास और उसको तोड़ा और उसको महकने लगा। सूंघ रहा है, इसका कहने का मतलब तो महकना और सूंघना दोनों अलग बातें हैं। जब मैं बोलूँ द फ्लावर स्मेल्स, हिंदी में तो आप बोल लेते हो कि फूल महक रहा है, महक रहा है आप भले बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इसको अगर लिखते हैं द फ्लावर इज स्मेलिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो फूल है ना यही इस काम को कर रहा है। फूल महकने का काम तो नहीं कर रहा। जैसे हम लोग ने फूल को तोड़ा और फूल को अगर हम लोग सूंघ रहे हैं तो सूंघने या महकने का काम हम लोग खुद कर रहे हैं दोस्तों। तो जब हम लोग काम को करेंगे, चूंकि हमारा वो नेचर नहीं है, जब हमारा वो नेचर होता तो हमें वो काम करना ही नहीं पड़ता, वो काम खुद ब खुद होता। लेकिन जब हमारा वो नेचर नहीं है तो हम उसको जानबूझ के डेलिबरेटली उसको करते हैं, जानबूझ के उसको करते हैं। तो जब हम उस काम को करेंगे आई एम स्मेलिंग फ्लावर, तब यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे आप इसको आईएनजी के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, मैं फूल को महक रहा हूँ। यहाँ पे ये एक एक्शन हो जाएगा, ये एक काम हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें आपने अपने आप को इसमें डेलिबरेटली इस काम को करने के लिए डाला है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इन दोनों पहले वाले दूसरे सेंटेंस में द फ्लावर इज स्मेल, द फ्लावर स्मेल्स, यहाँ पे जो स्मेल है दोस्तों ये स्टेटिव वर्ब है। ये फूल के महक की अवस्था को बता रहा है कि फूल का नेचर है कि वो महकता है। तो फूल महकता है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। जब भी आप इसको लिखेंगे इस तरीके से द फ्लावर इज स्मेलिंग, तो इसका ये सेंटेंस का सेंस गलत हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो फूल है ना खुद ही सूंघने का काम कर रहा है, फूल खुद सूंघने का काम कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है। आपको स्टेटिव वर्ब में यहाँ से एक नियम याद रख लेना है कि जितने भी स्टेटिव वर्ब होते हैं, जैसे कि लव, हेट, स्मेल, टेस्ट, नो, अंडरस्टैंड, अपीयर और इस तरीके के कुछ और भी, या सी मतलब भी देखना होता है ना। तो इस तरीके की जितने भी वर्ब हैं जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, अपने सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको उनकी अवस्था को, ऐसे सभी शब्दों को आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। कभी भी इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इसको कभी भी आईएनजी के अंदर नहीं लिखा जाता। जैसे बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक आप लोग करते हैं, कभी बोला रहे कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तो आप बोल देते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग योर वर्ड्स। बिल्कुल गलत तरीका है बोलने का। आई एम अंडरस्टैंडिंग आप बोल ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं किसी बात को, यानी आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या कर रहा है कि आपको वो बात समझ में आ रही है। तो आपको कोई बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को कर रहे हैं। आप इन सभी शब्दों को आप सोचेंगे एक बार देख करके, तो आप ये इन सभी शब्दों के साथ पाएंगे कि ये सारे एक्शन जब भी होंगे आपको अपीयर नहीं हो रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्शन हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, तो अंडरस्टैंड करना कोई काम नहीं है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन के अंदर इसलिए इसको नहीं रखा जाता। उसी तरीके से दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जब इनका आईएनजी आप लगाते हैं तो उनका मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर आप बोलेंगे लव, तो किसी को जब किसी को ये बताना होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप क्या बोलते हो, आई लव यू। तो आई लव यू बोलने का मतलब क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर आपने गलती से भी ये बोल दिया आई एम लविंग यू, यानी आपने इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर दिया दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। लविंग का मतलब ये हो जाता है आई एम लविंग यू का मतलब हो जाता है अब आप लव, पहले तो स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे थे कि आप लव करते हैं, आपके अंदर प्यार का मौसम है ना। लेकिन जब आप ये बताते हो आई एम लविंग यू, तो इसका मतलब आप इसको एक्शन बना दिए। और लव के एक्शन क्या होते हैं आपको मालूम ही है ना, किस करना, ये सारे हक करना, ये सारे लव के एक्शन हो जाते हैं। तो आई एम लविंग यू जब आप कहते हैं तो इसका मतलब आप अब यहाँ से लव के एक्शन को दिखाने की बात कर रहे हैं। वो लगभग मोर ऑफ अ सेक्सुअल चीजों को दिखाने लगेगा। तो इसलिए आप कभी भी लव का लविंग नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से बाकी शब्दों के साथ भी इस तरीके से आप नहीं करेंगे। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेटिव वर्ब बोलने का अर्थ क्या होता है। आगे हम लोग समझते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कुछ एक्शन के काम करते हैं, जैसे यहाँ पे वेकअप लिखा है, ये एक्शन वर्ब है। लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, इज एम आर वाज वर, ये कभी कभी मेन वर्ब के ही अंदर लिखे जाते हैं। मेन वर्ब के अंदर कब लिखे जाते हैं दोस्तों, जब इनके साथ कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू टेम्पल, वो मंदिर गया, तो यहाँ पे वेंट क्या है, एक एक्शन है। वेंट क्या है, एक एक्शन है, जाना। लेकिन मैं बोलता हूँ ही इज गोइंग टू टेम्पल, अब यहाँ पे गोइंग ये एक मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, इसकी मदद कर रहा है इज, तो इज क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब मैं लिखता हूँ ही इज अ प्रीस्ट, वह एक पुजारी है,
तो पुजारी जो है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, और इसको जोड़ने वाला जो हमारे पास वर्ब है वो है इज। तो इज एक लिंकिंग वर्ब है, या आप इसको मेन वर्ब यहाँ पे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके अलावा कोई भी वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यही आपका मेन वर्ब भी हो जाएगा। अगला हमारे पास है पोजेशन। पोजेशन के अंदर मैंने हैज, हैव और हैड को लिखा हुआ है। अभी समझते हैं। पोजेशन का वैसे मतलब होता है अधिकार बताना, किसी भी चीज में अपना अधिकार शो करना, या किसी भी चीज के अंदर अपना राइट शो करना, ओनरशिप दिखाना, अपना मालिकाना हक दिखाना, इसको बोलते हैं पोजेस करना या पोजेशन। इसी से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि तुम बहुत ही पॉजिटिव हो गए हो मुझे लेकर। तो पॉजिटिव हो गए हो क्या मतलब कि तुम अपना अधिकार मुझ पे बार बार दिखाते हो या दिखाती हो, है ना। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज में अपना अधिकार बताए कि ये मेरा चीज है ना, ये बताया जाए, तब आप उसको बोलते हैं पोजेशन, उसको पोजेशन बोलते हैं या पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एडजेक्टिव अगर हम लोग इसकी बात करें तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इसके नाउन की बात करें तो पॉजिटिव नाउन कहलाएगा, प्रोनाउन की बात करें तो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो अगर आप पोजेशन समझ पाए तो आप इसके सारे जितने भी नाउन प्रोनाउन बनने वाले हैं वो सब समझ पाएंगे। तो पोजेशन का मतलब अधिकार हो गया। मैं कुछ हिंदी में सेंटेंसेस बोल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ गाय के पास 4 पैर होते हैं, तो गाय के पास 4 पैर होते हैं, यानी 4 पैरों पे अधिकार किसका है? गाय का है। अधिकार का मतलब होता है कि कई बार अधिकार भी बताया जाता है, कई बार उस चीज को भी बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जो किसी के पास मौजूद है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यह कार मेरी है, अब उस कार के अंदर मेरा जो ओनरशिप है उसको मैं दिखा रहा हूँ। उस कार का मालिक कौन है? मैं हूँ। तो उस कार में ओनरशिप दिखाने के लिए मैंने पोजेशन का इस्तेमाल कर लिया। काउ हैज 4 legs, गाय के पास 4 पैर होते हैं, तो 4 पैरों में अधिकार यहाँ पे तो दिखा नहीं जा रहा, या उसमें ओनरशिप तो दिखाई नहीं जा रही है। ये बताया जा रहा है कि गाय के पास वो चीज है, गाय होल्ड करती है। उस होल्ड करने को क्या दिखाया जा रहा है? उसको भी पोजीशन के अंदर ही रखा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस मैंने यहाँ कुछ लिखे। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है ही हैज अ कार, तो उसके पास एक कार है। ही के सिंगुलर नाउन है दोस्तों, सिंगुलर नाउन होने की वजह से यहाँ पे हैज लगा हुआ है। उसके पास एक कार है, इस सेंटेंस का मतलब हुआ। अगला सेंटेंस है दे हैव ए कार, यहाँ पे दे एक प्लूरल नाउन है और उसके साथ हैव लगा है, क्योंकि ये प्लूरल है इसके लिए प्लूरल पोजेशन वर्ब होने लगा है, पोजेसिव वर्ब लगा है। अगला हमारे पास है ही या दे। जब दोस्तों हमको हैड लगाना होता है तो हैड पास्ट का एक पोजेशन वाला वर्ब है, और हैड के साथ हमेशा कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों भी लगाया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे ही हो या दे हो, दोनों के साथ हैड आप लगा सकते हैं। ही हैड कार या दे हैड कार, उनके पास एक कार थी या उसके पास एक कार थी, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक। अगर लिखा हो ही हैज या हैड सोल्ड द कार, ही हैज सोल्ड द कार या ही हैड सोल्ड द कार, दोनों लिखा जा सकता है, क्योंकि हैड दोनों ऐसे सभी प्रोनाउन के साथ लगना होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे जो हैज या हैड आया है दोस्तों, इसके बाद एक एक्शन वर्ब भी आ गया है, और चूंकि ये एक्शन वर्ड है, एक्शन आने की वजह से अब ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो एक्शन हो गया यहाँ पे, सोल्ड क्या है? एक एक्शन है। इस एक्शन के आने की वजह से यहाँ पे जो हमारा हैज या हैड था ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हैज हैड हैव जो है, यहाँ पे हैज हैव और हैड, यहाँ पे ये तीनों क्या है? ये पोजीशन को दिखा रहे हैं, अधिकार को दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे आया हुआ हैज हैव और हैड, यहाँ पे पोजीशन वाला वर्ब है, और यहाँ पे आया हुआ हैज या हैड, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ एक एक्शन वर्ड है। ये बेसिक सी बातें थी, आप समझ पाएंगे। अगला और आखिरी हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैंने अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और आगे भी सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे लिखा पहला सेंटेंस आई हैव डन माई जॉब, यहाँ पे डन थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्तों। और आई हैव जो है, हैव क्या हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होने वाला एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हैव या हैड आ जाता है, हैज हैव या हैड आ जाता है, तो उसके साथ हमेशा परफेक्ट टेंस के अंदर उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो डन लिखा हुआ है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव डन माई जॉब, मैंने अपना काम कर लिया है या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है।
तो डन यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगा तो ये मेन वर्ब का काम करेगा दोस्तों, ये मेन वर्ब है या ये एक्शन वर्ड है, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ अडेड पर्सन। अडेड पर्सन, पर्सन दोस्तों क्या है, नाउन है। पर्सन के आगे लगा हुआ है डेड, यानी एक मरा हुआ व्यक्ति। मरा हुआ व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, ये नाउन जो है, पर्सन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले ये डेड लगा हुआ है। डेड थर्ड फॉर्म है, डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डेड होता है। तो ये भी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रोफाइल दोस्तों अलग है, क्योंकि इस नाउन के बारे में बता रहा है कि वो आदमी कैसा है, मरा हुआ व्यक्ति है, डेड पर्सन है। क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बावजूद भी इस पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है, इसकी वजह से दोस्तों ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब मेन वर्ब का काम करता है, पहले सेंटेंस में आपने समझा। दूसरे सेंटेंस में आपने समझा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का भी काम करेगा, जिसको आप पार्टिसिपल भी बोलते हो। तो पहले सेंटेंस के अंदर ये, और दूसरे सेंटेंस के अंदर आपने लिखा देखा, अ डेड पर्सन कैन नॉट वॉक, एक मरा हुआ व्यक्ति चल नहीं सकता। तो कैसा व्यक्ति नहीं चल सकता, उस व्यक्ति की खास बात क्या होनी चाहिए कि वो मरा हुआ हो। तो उस व्यक्ति की खास बात यहाँ पे क्या है, डेड है वो व्यक्ति। तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एडजेक्टिव बोलेंगे दोस्तों। आगे हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैव ए ब्रोकन हार्ट। आई हैव ए ब्रोकन हार्ट, मेरे पास एक टूटा हुआ दिल है। हार्ट क्या है दोस्तों, एक नाउन है। हार्ट नाउन है, नाउन की खास बात क्या है, इस नाउन की खास बात, उस दिल की खास बात क्या है, जो मेरे पास कलेजा है, जो मेरे पास दिल है, उसकी खास बात क्या है कि वो टूटा हुआ है। आई हैव ए ब्रोकन हार्ट, इस ब्रोकन की, इस हार्ट की खास बात क्या थी कि वो टूटा हुआ था। तो आई हैव ए ब्रोकन हार्ट, मेरे पास एक टूटा हुआ दिल है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हैव या हैज आया ना, ये पोजीशन दिखा रहा है कि यानी वो दिल किसका है, भाई मेरा है। तो मेरे दिल की खास बात क्या है कि वो टूटा हुआ है। नाउन की खासियत ये बता रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बाद भी किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जिसको आप एडजेक्टिव बोलोगे या पास्ट पार्टिसिपल बोलोगे। और यहाँ पे जो हैव आया था दोस्तों, ये है वर्ब, ये वर्ब ऑफ पोजीशन है। तो इसको कहते हैं, इस सेंटेंस का मैंने पोस्टमार्टम करके आपको अच्छे से बता दिया, एक एक चीज को तोड़ करके। अगला हमारे पास सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली किया गया एरर है ये, आप लोग समझिए। आई एम, हम लोग बोलते हैं आई एम वरी, आई एम फ्रस्ट्रेट, आई एम एक्साइट, ये सारे तरीके गलत है। आई एम पजल, ये सारे जो तरीके हैं बोलने के वो गलत हैं दोस्तों। जब आप बोलते हो आई एम वरी, तो आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो, जबकि आपको अभी मैंने बता दिया कि जब भी आपको किसी अवस्था को बताना हो, यहाँ पे आप जब भी आपको अपनी अवस्था बतानी हो, यानी आप एडजेक्टिव बता रहे हो, तो एडजेक्टिव दोस्तों हमेशा जब कोई किसी भी वर्ब का एडजेक्टिव आपको इस्तेमाल करना हो, अगर कोई वर्ब है, वर्ब का अगर एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो अगर आपको एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है तो एडजेक्टिव तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो हमेशा वर्ब का जब एडजेक्टिव वाला फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है तो आप हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे। हमेशा थर्ड फॉर्म ही किसी वर्ब की एडजेक्टिव हो सकती है। जबकि आपने क्या लगाया, आई एम वरी लिख दिया, तो आई एम वरी नहीं लिखना आपको, आई एम वरी, वरी का मतलब चिंता करना, एक वर्ब है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको ये जानकारी आज के बाद से हो जाएगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव का काम करती है। तो आपको आई एम वरीड लिखना पड़ेगा, आई एम एक्साइटेड बोलना पड़ेगा, आई एम फ्रस्ट्रेटेड बोलना पड़ेगा, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम पजल्ड बोलना पड़ेगा। तो आप जब भी आज से बोलेंगे आई एम कंफ्यूज्ड बोलना पड़ेगा, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज नहीं बोलेंगे, आई एम कंफ्यूज्ड बोलेंगे। तो आप समझ पाए कि यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे हमको एडजेक्टिव चाहिए था, और एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म ग्रामेटिकल प्रोफाइल में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। आपको ये बात समझ में आई। तो दोस्तों अगर आप लोग इतनी सारी बातें समझ पाए हो कि वर्ब के कौन कौन से फंक्शन हैं, तो आप आगे आने वाले चैप्टर को बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो आप हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर एडवर्ब के फंक्शन को, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इंटरजेक्शन के भी कुछ फंक्शन है जो बहुत ही छोटे लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके अगले वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब के फंक्शन को। लगभग 1 से 2 लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक को खत्म कर लेंगे। उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड तरीके से नाउन की चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट एंड like the video, share with your friends. Thank you so much.